हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारी कंप्यूटर विषय की सेकंड क्लास है। आई होप आपने पहली क्लास में जिसमें हमने कंप्यूटर के सामान्य परिचय की बात की थी आपने आनंद लिया होगा। आज की क्लास में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज की क्लास भी बहुत शानदार रहने वाली है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है बाइनरी लैंग्वेज में डेटा कैसे प्रदर्शित होता है। बाइनरी लैंग्वेज जिसे जिसे मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं, यह कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है जिसमें कंप्यूटर समझता है, वह या तो बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो उसमें डेटा होते हैं वो कैसे प्रदर्शित होते हैं। A to Z होते हैं, 0 और 1 होते हैं, 1 से 9 होते हैं और B होते हैं। तो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। बाइनरी लैंग्वेज में डेटा कैसे होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 में होता है 01 01 01 ऐसे लिखा जाता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में डेटा कैसे होंगे, 0 और 1। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है। पहला देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, एंटीवायरस, रैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण। तो इसमें देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, MS वर्ड और एंटीवायरस दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो बच गया रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम एक कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं सभी। तो सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं। जो देख सकते हैं और छू सकते हैं वो तो हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर का हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हम जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। इजी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझना। हार्डवेयर तो वो होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी जिस पार्ट को हम हाथ लगा सकते हैं या छू सकते हैं या देख सकते हैं वो तो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक तरह से शरीर है और सॉफ्टवेयर उसका मस्तिष्क, ऐसे समझ सकते हो। हार्डवेयर एक शरीर है और सॉफ्टवेयर उसका मस्तिष्क। अब देखो सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। हम सॉफ्टवेयर के दो भागों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होते हैं जो हमें कंप्यूटर जब चलाते हैं तो उसमें किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर के कितने प्रकार होते हैं। हार्डवेयर को हम दो भागों में बांटकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। हार्डवेयर के दो प्रकार, पहला तो इंटरनल यानी आंतरिक हार्डवेयर, दूसरा पेरिफेरल या परिधीय हार्डवेयर जो बाहर लगाए जाते हैं। एक तो आंतरिक एक बाहरी, यानी एक तो इंटरनल हार्डवेयर, एक पेरिफेरल या परिधीय हार्डवेयर जिसको बोलते हैं बाहरी हार्डवेयर। तो देखो इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, वे हार्डवेयर घटक जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, यानी वैसे घटक या वे पार्ट जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं वो तो कहलाते हैं आंतरिक हार्डवेयर। और जो कंप्यूटर के बाहर लगाए जाते हैं वो होते हैं परिधीय हार्डवेयर। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। अब आंतरिक हार्डवेयर के उदाहरण क्या क्या हैं। अब देखो सीपीयू को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो सीपीयू क्या है, आंतरिक हार्डवेयर का उदाहरण है। मदरबोर्ड भी क्या है, आंतरिक हार्डवेयर का उदाहरण है। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड,
कूलिंग फैन, जो एक फ़ैन भी होता है ना कूलिंग फैन, तो रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, कूलिंग फैन और सीपीयू और मदरबोर्ड, ये सारे क्या हैं, ये सारे आंतरिक हार्डवेयर के उदाहरण हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। समझ में आ गया होगा। आंतरिक हार्डवेयर वो हार्डवेयर है जो कंप्यूटर से पहले से अंदर लगे होते हैं। देखो सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी कार्ड, कूलिंग फैन, ये सारे क्या हैं, ये सारे आंतरिक हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं पेरिफेरल यानी परिधीय हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के बाहर से लगाए जाते हैं और कंप्यूटर में इनपुट लेना, कंप्यूटर से इनपुट लेना या आउटपुट देना या अन्य कोई कार्य करना इनका होता है। यानी हम कंप्यूटर में कई ऐसे उपकरण और भी लगाते हैं जो बाहर से लगाते हैं, जिसमें कभी उन्हें इनपुट देते हैं या आउटपुट देते हैं या अन्य कार्य करते हैं, वो सारे कहलाते हैं परिधीय हार्डवेयर। समझ गए होंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे इनपुट डिवाइस, बहुत सारी इनपुट डिवाइसें हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वो सारी क्या हैं, वो सारी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब देखो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। कीबोर्ड, कीबोर्ड होता है ना, वो एक इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस भी हम दूसरे तार से जोड़ते हैं ना, तो बाहरी हार्डवेयर है। देखो इनपुट डिवाइस कौन सी है, एक तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। वेब कैम, कैमरा भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। बार कोड स्कैन करते हैं ना, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये सारी इनपुट डिवाइस हैं जिनको हम बाहर से लगाते हैं और कोई इनपुट लेने का कार्य करते हैं, इसलिए ये सारे क्या हैं, परिधीय हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस को याद कर लो, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। हम इनपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से भी आगे चर्चा करेंगे। अब दूसरी देखो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी बाहर से होती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर में हम चित्र देखते हैं, प्रिंटर में हम हार्ड कॉपी निकालते हैं, स्पीकर में हम गाने सुनते हैं, प्रोजेक्टर में भी हम चित्र देखते हैं या कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, हेडफोन में भी हम गाने सुनते हैं। यानी इन सब से आउटपुट लिया जा रहा है, कोई ना कोई, किसी से गाने सुने जा रहे हैं, किसी में चित्र देखे जा रहे हैं, किसी में हार्ड कॉपी निकाली जा रही है। तो ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइस, जिससे कुछ ना कुछ हमें मिलता है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन, ये सारे क्या हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं और ये परिधीय हार्डवेयर के उदाहरण भी हैं। तीसरा देखो इनपुट और आउटपुट बोथ, यानी ऐसी डिवाइस जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। यानी टच स्क्रीन, एक तो टच स्क्रीन है, उससे इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी ले सकते हैं। एक पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में हम इनपुट भी कर सकते हैं कोई चीज़ और उसमें हम डाटा भी ले सकते हैं, यानी आउटपुट भी है। सीडी और डीवीडी ड्राइव, ये सेम है पेन ड्राइव की तरह, सीडी और डीवीडी ड्राइव होती है, हम ले भी सकते हैं और डाटा दे भी सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसें कौन सी है, एक तो टच स्क्रीन, पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी। अब एक आता है कम्युनिकेशन डिवाइसेज। कम्युनिकेशन डिवाइसेज कौन सी होती है, तो संचार वाली डिवाइस होती है। जैसे मोडेम, मोडेम क्या है, एक संचार डिवाइस है। राउटर, राउटर भी एक क्या है, संचार डिवाइस है। तो मोडेम और राउटर भी बाहर से जुड़ जाते हैं, इसलिए ये भी क्या है, परिधीय उपकरण या हार्डवेयर हैं। लेकिन ये क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी संचार डिवाइस कौन सी होती है, एक तो मोडेम, एक होती है राउटर, जो सिग्नल लिए जाते हैं, मोडेम और राउटर। एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, एक एनआईसी कार्ड होता है जिसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक होती है ब्लूटूथ डिवाइस, एक होता है वाईफाई अडेप्टर। ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, इनमें हम सिग्नल लेने का कार्य करते हैं। यानी ये कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, जैसे मोडेम है, राउटर है, एनआईसी है, एनआईसी को बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस हो गई, वाईफाई अडेप्टर हो गया। इन सब को हम बाहर से लगाते हैं, इसलिए ये परिधीय हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब आप समझ गए होंगे हार्डवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले तो हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और हार्डवेयर की हमने जब
उसके वर्णन की बात की कि कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार पढ़े। पहला आंतरिक पढ़ा, आंतरिक में सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कूलिंग फैन पढ़े। फिर हमने प्रीतिय हार्डवेयर पढ़े, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस पढ़ी, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस पढ़ी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन। इनपुट और आउटपुट दोनों पढ़ी, टच स्क्रीन, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव। और हमने कम्युनिकेशन डिवाइस यानी संचार डिवाइस पढ़ी, मॉडेम, राउटर, एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस और वाईफाई अडेप्टर। अब आप हार्डवेयर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। अब हार्डवेयर तो वो होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, बाकी जो बच गया वो होते हैं सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम उपयोग में लेते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड हमने देखा है ना, MS वर्ड एक ऐप होता है, तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जिसमें हम पैराग्राफ टाइप करते हैं, MS वर्ड पढ़ा होगा आपने। तो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे क्या हैं? ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन देखो, विंडोज़, लिनक्स, MS एक्सेल और मैकोस। यानी विंडोज़, लिनक्स और मैकोस, ये तीनों तो क्या हैं? ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। जबकि MS एक्सेल तो क्या है? MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉफ्टवेयर से कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है। तो विंडोज़, लिनक्स और मैकोस, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। हमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेल। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6, गूगल क्रोम क्या किसका उदाहरण है? गूगल क्रोम हम जिसमें कोई भी सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट गूगल क्रोम में करते हैं आजकल, वो किसका उदाहरण है? तो वहाँ वो किसका उदाहरण है, ये आप बताओ। ये भी एक ऐप होता है, इसलिए ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। यानी जितने भी वेब ब्राउज़र है ना, वेब ब्राउज़र जितने भी होते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिससे इंटरनेट पर कंटेंट खोजा जाता है। वेब ब्राउज़र बहुत सारे होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, नेट स्केप नेविगेटर हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, वाटरफॉक्स हो गया, लूना स्केप हो गया। ये सारे जितने भी वेब ब्राउज़र है ना, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वेब ब्राउज़र के आप नाम याद रख सकते हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, एज, विवाल्डी, यूसी ब्राउज़र, लूना स्केप और वाटरफॉक्स। ये सारे वेब ब्राउज़र हैं, और जितने भी वेब ब्राउज़र हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो गूगल क्रोम क्या किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, उसका दूसरा नाम क्या है? CPU नहीं, अलग होता है, HDD नहीं, रैम नहीं, वीडियो। ऑप्शन नंबर ए सही है। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो मॉनिटर का दूसरा नाम है। मॉनिटर का दूसरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखना, VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे चलते हैं। एंटीवायरस किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? ये जो एंटीवायरस है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये है अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो एंटीवायरस होते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। याद रखना, एंटीवायरस किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं, वे कंप्यूटर के प्रोग्राम जो विभिन्न भागों के रख रखाव और मरम्मत का कार्य करते हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं।
इसीलिए इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एंटीवायरस वायरस से बचाने का कार्य प्रदान कर रहा है या वायरस से बचाने की सुविधा प्रदान कर रहा है एंटीवायरस, तो ये हो गया एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? डिवाइस ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डिवाइस ड्राइवर किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब देखो ये ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस का ड्राइवर, ये विभिन्न प्रकार की डिवाइस होती है, उनके अलग अलग ड्राइवर होते हैं। जैसे एक मान लो प्रिंटर हम कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, प्रिंटर का एक ड्राइवर होता है जिसे हम प्रिंटर ड्राइवर कहते हैं। और कोई चीज़ है उसका अलग ड्राइवर होगा, इसके अंदर ड्राइवर हो गया, प्रिंटर ड्राइवर होगा, यानी हर चीज़ का एक ड्राइवर होता है जो कंप्यूटर से उसको जोड़ने का कार्य करता है, वो होता है ड्राइवर, यानी उसको चलाने का कार्य करता है, वो जोड़ने के बाद चलाई जाएगी। ये डिवाइस ड्राइवर, ये ड्राइवर विभिन्न प्रकार की डिवाइस को जोड़कर उनको चलाने का कार्य करते हैं। इसलिए डिवाइस ड्राइवर किस सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं? ये सारे जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग हैं। किसके भाग हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नोटपैड प्लस प्लस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है। तो नोटपैड में हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो ये नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड ऑप्शन नंबर ए। नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 10 एक है। ये जो विंडोज़ 10 ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी टूल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो विंडोज़ 10 क्या है? हम कहते हैं ना कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल की है, तो विंडोज़ है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होता है। तो विंडोज़ 10 क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज़ 10 क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं। अब हम पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर का ये पार्ट। सॉफ्टवेयर के प्रकार, हम सॉफ्टवेयर को दो प्रकारों में बांट कर उसका अध्ययन करेंगे। पहला देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आराम से समझने की कोशिश करना, इसका कार्य क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच समन्वय करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच समन्वय करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम आता है, यानी जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो विंडोज़ या जो भी हम उसमें सिस्टम डालते हैं वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला उदाहरण आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं यही पूछे जाते हैं। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण देख लो पहले आप। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपन। विंडोज़ में GUI का यूज़ होता है। GUI कई फुल पर हमने पहले पढ़ी थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा देखो ये तो हो ही गया GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा देखो लिनक्स। पहला था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लिनक्स। लिनक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ है वैसे ही लिनक्स है, जैसे लिनक्स है वैसे ही यूनिक्स है। ये यूनिक्स है ना, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो यूनिक्स है वो मल्टी यूज़र, इसमें एक से ज़्यादा यूज़र ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए यूनिक्स क्या है? एक मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है। अभी तो हम इतना याद रखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। एक तो विंडोज़ हो गया, एक लिनक्स हो गया, एक यूनिक्स हो गया। अब विंडोज़ 10 तो विंडोज़ के सारे वर्जन ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो यूनिक्स तो क्या था? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, और जो विंडोज़ 10 है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैकोस भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
एंड्रॉयड हमारे मोबाइल में जो एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर आता है वो भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईओएस भी आता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही क्या हैं, दोनों ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों ही क्या हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही क्या हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मोबाइल में डाले जाते हैं। अब देखो उबंटू और क्रोम, ये क्रोम वो नहीं है जो अपन अभी एप्लीकेशन में बात कर रहे थे, वो अलग है। उबंटू क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके आगे आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ सर्वर, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक होता है आरटीओस। आरटीओस क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आरटीओस क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया ज़रूरी हो। जैसे एयरक्राफ्ट और रोबोट, एयरक्राफ्ट और रोबोट में आरटीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें तुरंत प्रतिक्रिया ज़रूरी होती है, क्योंकि रोबोट को तो तुरंत उसको निर्णय लेने होते हैं कि क्या करना है। एयरक्राफ्ट में भी तुरंत निर्णय, तुरंत प्रतिक्रिया ज़रूरी है। तो आरटीओएस भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो एक बार दोबारा, एंड्रॉयड और आईओएस तो क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन से, देखो विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ तो हो ही गया, एंड्रॉयड, आईओएस, मैकोस, आरटीओएस, उबंटू, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में दूसरा पार्ट है डिवाइस ड्राइवर। हमने अभी भी बात की थी, क्वेश्चन भी आया था, जैसे प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड सभी के लिए अलग अलग ड्राइवर होते हैं। तो जो डिवाइस ड्राइवर है ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। आगे चलते हैं इसके बारे में। इसी का एक पार्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी उपयोग। यूटिलिटी का अर्थ क्या होता है, उपयोगी सॉफ्टवेयर, यानी जो हमें कोई सुविधा प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम को बनाए रखने, उसकी सुरक्षा करने और उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कई बार यही लाइन पूछ ली जाती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम को बनाए रखने, उसकी सुरक्षा करने और उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम मेंटेनेंस टूल है, ये तो बात हो ही गई। अब देखो उदाहरण, देखो एमएस पेंट। एमएस पेंट एक कंप्यूटर में आता है सॉफ्टवेयर, उसका क्या अर्थ होता है, ये फ़ोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। एमएस पेंट क्या है, एक फ़ोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड और नोट पैड, वर्ड पैड और नोट पैड दोनों ही क्या हैं, वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर हैं। देखो एमएस पेंट तो क्या था, एक फ़ोटो एडिट सॉफ्टवेयर था। वर्ड पैड और नोट पैड हमें वर्ड को एडिट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हमें गणना करने की सुविधा प्रदान करता है। तो देखो एमएस पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड और कैलकुलेटर चारों ही क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। और देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी क्या हैं, सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं कौन कौन से, देखो हमने देखे हैं मोबाइल में, क्विक हील, अवास्ट, नॉर्टन, तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। क्विक हील, अवास्ट, नॉर्टन कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा देता है। यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा देता है। और एंटीवायरस कौन कौन से हैं, क्विक हील हो गया, अवास्ट हो गया, नॉर्टन हो गया। अब एक होता है डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर भी क्या है, हमें कंप्यूटर में जो भी या मोबाइल में हमारे देखते हैं ना, कुछ भी अवांछित चीज़ें आ जाती हैं, उनको साफ करने के लिए हम डिस्क क्लीनर का यूज़ करते हैं। एक होता है विनरार और विनजिप। विनरार और विनजिप, ये विनरार और विनजिप क्या करता है, ये फाइल को कंप्रेस करके यानी संपीड़न करने के लिए उपयोग में होता है। याद रखना, फाइल को कंप्रेस करने के लिए किसका यूज़ होता है, विनरार या विनजिप का। एक नाम और है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर
ये क्या करता है, ये डिस्क की स्टोरेज को व्यवस्थित करता है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर का अर्थ होता है ये डिस्क की स्टोरेज को सुरक्षित करता है या व्यवस्थित करता है। याद रखना इन हर चीज़ों का क्या अर्थ होता है। फायरवॉल, फायरवॉल क्या करता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो हमारे डिवाइस के लिए खतरा होते हैं, तो उसकी सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, फायरवॉल। अब देखो विंडोज़ टास्क मैनेजर, एक होता है विंडोज़ टास्क मैनेजर, वो भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एक होता है बैकअप टूल, हमारी कुछ डिलीट हो जाए उसका बैकअप लेने के लिए टूल होती है, वो भी क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एक होता है हाँ ETC, ये सारे क्या थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे जो हमें कोई ना कोई सुविधा प्रदान कर रहे थे। दोबारा देख लो एक बार, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के MS पेंट क्या है, एक फ़ोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड और नोट पैड क्या है, वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर हैं, यानी शब्दों को एडिट करते हैं। कैलकुलेटर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस की बात की थी, कभी खील अवास्ट नोर्टोन। फिर एक आया डिस्क क्लीनर। ये डिस्क क्लीनर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में अवांछित फाइल हो जाती है, उनको हटाने का कार्य करके उसको एक तरह से साफ करने का कार्य करता है क्लीनर। विनरार और विनजिप क्या करता है, फाइल को कंप्रेस या संपीड़न करने के लिए उपयोग होता है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर को याद रखना, यह डिस्क की स्टोरेज को व्यवस्थित करता है। फायरवॉल क्या करता है, ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस से सुरक्षा प्रदान करता है। विंडोज़ टास्क मैनेजर और बैकअप टूल, ये सारे जितने भी हमें कोई ना कोई सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पर्सन आने की पूरी संभावना है। अब देखो ये नाम आ रहा है बायोस, BIOS। ये नाम आपको बार बार या इससे पर्सन बनने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ये जो बायोस होता है ये भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसकी फुल फॉर्म देखो पहले तो, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के चालू होते सबसे पहले चलता है। यानी कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं तो कंप्यूटर के चालू होते ही जो सबसे पहले चलता है वो होता है बायोस सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले चलता है या कंप्यूटर को जो चलाने के लिए जो काम में आता है वो होता है बायोस सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और हार्डवेयर को चेक करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। यानी बायोस वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले चलता है और हार्डवेयर को चेक कर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ये होता है बायोस सिस्टम। याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सी सिस्टम का यूज़ करते हैं, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और एक होता है लास्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लास्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है या लैंग्वेज का अनुवाद किया जाता है। यानी ऐसी भाषाएं होती हैं जिसमें कंप्यूटर नहीं समझ पाता, तो उस भाषा को हम कंप्यूटर की भाषा में यानी बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इस प्रकार हमने सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन किया। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से पढ़े, एक तो पढ़ा देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, याद रह जाएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक पढ़ा बायोस सिस्टम यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तीसरा हमने पढ़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, जैसे MS पेंट पढ़ा, वर्ड पैड पढ़ा, एंटीवायरस पढ़ा, डिस्क डीफ्रैगमेंट पढ़ा, विनरार विनजिप पढ़ा, डिस्क क्लीनर पढ़ा है, बैकअप टूल पढ़ी है। ये सारे क्या था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे। और इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, RTOS, मैकोस, एंड्रॉयड, iOS, उबंटू, ये सारे क्या थे, ऑपरेटिंग सिस्टम थे। और इसमें डिवाइस ड्राइवर पढ़े। डिवाइस ड्राइवर भी क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग हैं। अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का, पहला तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको समझ में आ गया। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ये क्या होता है? देखो, यह यूजर द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए उपयोग लिया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों तैयार किए जाते हैं? यह यूजर द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए तैयार किए जाते हैं या उपयोग में लिए जाते हैं। यानी यूजर द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब जितनी भी ऐप है ना, वो सारी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कितनी भी ऐप हैं मोबाइल की, कंप्यूटर की, वो सारी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये इजी है, तो उदाहरण देख लो। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउज़र जितने भी हैं, देखो, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, विवाल्डी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और मैक्सटन हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे वेब ब्राउज़र हैं और सारे ही क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब देखो, MS आउटलुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल शीट हो गया, टेली सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, VLC हो गया, VLC प्लेयर। एजुकेशनल ऐप होते हैं बहुत सारे, जैसे दीक्षा है, ई पाठशाला है, यूट्यूब है। ये सारे जितने हैं ना, ये सारे ही क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको ये एप्लीकेशन तो जितने भी हैं वो तो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ही। इसमें आपको याद तो मेन तो ये रखने हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS आउटलुक, ये सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके साथ आपको वेब ब्राउज़र याद रखने हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपसे वेब ब्राउज़र पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आपको वेब ब्राउज़र भी याद रखने हैं, जैसे गूगल है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ओपेरा है, यूसी है, विवाल्डी है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को याद रखना। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये भी एक वेब ब्राउज़र है। अब आप दोनों सॉफ्टवेयर समझ गए, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है? इनमें से देखो, कौन सी भाषा हाई लेवल, तो पहली 100101 है, ये तो कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज है। C++, मूव, AB, नन। तो कौन सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है? इसमें देखो C++, सी लैंग्वेज और C++, ये दोनों ही क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेज है। ये 0101 तो बाइनरी लैंग्वेज होती है। समझ गए होंगे। तो C++ क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक, एक भाषा होती है बेसिक, आज के समय में मुख्य कहाँ प्रयोग होती है? तो ये जो बेसिक भाषा होती है ना, इसको भी याद रखना, ये कहाँ प्रयोग होती है? ये शिक्षा और प्रशिक्षण में यूज होती है। शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में जो यूज होती है बेसिक भाषा, आज के समय में मुख्यतः कहाँ प्रयोग होती है? शिक्षा और प्रशिक्षण में। ये जो बेसिक भाषा है, याद रखना, बेसिक फुल फॉर्म भी याद करेंगे हम। बेसिक भाषा आज के समय में मुख्यतः कहाँ प्रयोग होती है? शिक्षा और प्रशिक्षण के अंदर। तो याद हो गई होगी बेसिक भाषा कहाँ यूज होती है? शिक्षा और प्रशिक्षण में। अब निम्न में से कौन सी भाषा बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बनाई गई थी? यानी व्यापारिक एप्लीकेशन के लिए कौन सी भाषा यूज होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। तो बिजनेस के लिए कौन सी भाषा यूज होती है? कोबोल। कौन सी होती है? कोबोल। देखो, बेसिक तो शिक्षा और प्रशिक्षण में यूज़ हो रही है, C++ और ये अलग चीज़ें हैं। तो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कौन सी भाषा बनाई गई थी? कोबोल। कौन सी है? कोबोल। दोनों याद रखना, बेसिक का यूज़ होता है शिक्षा प्रशिक्षण में और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए किसका यूज़ होता है? कोबोल का। क्वेश्चन नंबर 15, वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कौन सी उच्च स्तरीय भाषा सबसे उपयुक्त है? यानी हम कोई वेब एप्लीकेशन को बना रहे हैं तो हमें कौन सी भाषा में कौन सी उच्च स्तरीय भाषा सबसे सही है? तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी, जावा स्क्रिप्ट भाषा बिल्कुल सही है। जावा स्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रकार पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी प्रकार की होती है? अब देखो, पहली तो होती है मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। सबसे निचली भाषा है, केवल 0 और 1 में होती है। ये उदाहरण देखो, 010101। तो मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज सबसे निचली भाषा है जो केवल 0 और 1 में होती है, यानी कंप्यूटर की भाषा ये बाइनरी लैंग्वेज ही होती है। तो मशीनी लैंग्वेज सबसे निचली भाषा है जो 0 और 1 में होती है। दूसरी देखो, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का अर्थ है सांकेतिक भाषा।
दूसरी है असेंबली लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। इसमें क्या होता है, इसमें निमोनिक कोड का प्रयोग होता है। निमोनिक कोड का प्रयोग कौन सी भाषा में होता है, असेंबली लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा में निमोनिक कोड का प्रयोग होता है। यह भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है। जैसे मूव ए बी, अभी ऑप्शन आया था ना मूव ए बी, ये कौन सी है, ये भी असेंबली लैंग्वेज है। ये दोनों क्या हैं, पहली और दूसरी तो है लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषाएं हैं। तो पहली तो मशीनी लैंग्वेज बाइनरी भाषा तो आपको याद है 0 और 1 में होती है। दूसरी देखो असेंबली भाषा यानी सांकेतिक भाषा, इसमें निमोनिक कोड का प्रयोग होता है। और इसका उदाहरण देख लो, मूव ए मूव बी, याद रह जाएगा। ये है सांकेतिक भाषा या असेंबली भाषा जिसमें निमोनिक कोड का प्रयोग होता है। दोनों याद हो गई। अब बच गई वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरी देखो हाई लेवल लैंग्वेज, इंसानों के समझने योग्य, यानी ये 0-1 वाली तो अपन को समझ में नहीं आती, कंप्यूटर समझता है। ये दूसरी असेंबली लैंग्वेज भी हमें समझ नहीं आती। तीसरी देखो हाई लेवल लैंग्वेज, यानी ये हमें समझ में आती है। इंसानों के लिए समझने योग्य कौन सी भाषा होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें देखो कौन कौन सी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक, कोबोल और फोरट्रेन। ये सारी क्या हैं, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। देखो C++, जावा, पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक, फोरट्रेन, कोबोल। इस बेसिक को याद रखना, बेसिक नाम ऐसे लगता है बेसिक भाषा है, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज है। C++, जावा, पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक, फोरट्रेन और कोबोल याद हो गई होगी। तीनों याद हो गई, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। अब चौथी है 4GL यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, यानी चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज कौन सी थी, डाटाबेस व एप्लीकेशन के लिए सरल भाषा। फोर्थ जनरेशन में डाटाबेस या एप्लीकेशन बनाने के लिए सरल भाषा का यूज़ होता है, जो कहलाती है 4GL या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इसकी उदाहरण है SQL, मतलब SQL का याद रखना, SQL क्या है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। दूसरी है मैटलैब या मतलब जो भी याद रख सकते हो आप। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है, SQL और मतलब ये डाटाबेस और एप्लीकेशन के लिए सरल भाषा है। और पांचवी जनरेशन की कौन सी भाषाएं हैं, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। पांचवी जनरेशन में तो AI और लॉजिकल प्रोग्रामिंग का प्रयोग होती है, वो भाषाएं आती है। यानी पांचवी जनरेशन में तो AI का प्रयोग होता है, तो उसमें कौन सी भाषाएं हैं, तो उसमें तो एक तो प्रोलॉग और मरकरी, दोनों याद रख लेना, प्रोलॉग और मरकरी। ये तो इजी टॉपिक था, इसको तो आपको समझ में आ गया। देखो मशीनी लैंग्वेज तो 0 और 1 में, असेंबली में निमोनिक कोड यानी A और B, हाई लेवल में सारी याद रह जाएगी, C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक, फोरट्रेन और कोबोल। चौथी जनरेशन की SQL मतलब, और पांचवी जनरेशन में तो प्रोलॉग और मरकरी। आगे चलते हैं। अब प्रारंभिक HLL भाषाएं कौन सी थी, यानी प्रारंभिक हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी, यानी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी है जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं प्रारंभिक। देखो फोरट्रेन का विकास हुआ 1957 में वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। फोरट्रेन सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज है। फोरट्रेन का हुआ 1957 में वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। एक देखो लिस्प का 1958 में हुआ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए, यानी फोरट्रेन का हुआ वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, और लिस्प जो 1958 की है इसमें AI के लिए यूज़ होता है। तीसरी देखो कोबोल का फुल फॉर्म देख लो, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बिजनेस नाम आ रहा है तो बिजनेस के लिए यूज़ होती है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये 1959 की है, व्यावसायिक अनुप्रयोग होता है। और एक आती है एल्गोल, ये भी 1958 की है, गणितीय संरचना। ये चारों क्या हैं, प्रारंभिक भाषाएं, यानी जब इसका शुरुआत हुई 1957, 58, 59, 3 ही तो हैं। पहली 57 में याद कर लो, सबसे पहली भाषा थी फोरट्रेन। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, फोरट्रेन थी वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। उसके बाद में एल्गोल याद कर लो 1958 में आई, और 58 में दूसरी आई लिस्प जो AI आधारित थी, और कोबोल 1959 में आई थी। ये थी व्यावसायिक अनुप्रयोग यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं।
विश्व की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रेन, यानी फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। विश्व की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी फोर्ट्रेन, जिसका अर्थ होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका प्रयोग किया गया वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं में। फोर्ट्रेन का यूज किया गया वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं के लिए, फोर्ट्रेन का यूज किया गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन, याद रखना। एक नाम आ रहा है बेसिक लैंग्वेज, जो शिक्षा और प्रशिक्षण में यूज हो रही है ना, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये 1964 में आई। बेसिक याद रख लेना, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक याद रह जाएगी, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964। फिर एक पास्कल भी आई 1970 में, ये भी शिक्षा से संबंधित थी। पास्कल 1970 वाली भी किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अब एक आई देखो सी भाषा। सी भाषा कब आई? सी भाषा आई 1972 में। सी भाषा के जनक थे डेनिस रिची। सी भाषा के जनक कौन है? डेनिस रिची, याद रखना, सी भाषा के जनक हैं डेनिस रिची। 1972 में आई। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी भाषा में लिखा गया था, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में लिखा गया? सी भाषा में। सी भाषा 1972 में आई डेनिस रिची के द्वारा। और C++ भाषा उसके बाद आई थी, 1983 में आती है। बर्जेन स्ट्रोटम्स इसके जनक थे। C++ भाषा किसने बनाई? 1983 में बर्जेन स्ट्रोटम्स बनाई थी। अब देखो जावा भाषा, जावा पढ़ी है ना आपने, ये किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? जावा की गई सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा 1995 में जावा भाषा बनाई गई थी। ये सारी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। एक बार दोबारा देख लो उच्च स्तरीय भाषाएं। पहली फोर्ट्रेन 1953 में पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी, वैज्ञानिक और गणनाओं में प्रयोग होता है। फिर 58 में लिप्स आई, एक तो AI एल्गोल आई। फिर 19 में कोबोल आती है, 59 में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर बेसिक लैंग्वेज आती है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में आती है। पास्कल 1970 में एजुकेशन के संबंधित है। फिर सी भाषा आती है, यहाँ रखना, सी भाषा का आविष्कारक 1972 में डेनिस रिची। कौन है? 1972 डेनिस रिची। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी भाषा में लिखा गया था। फिर C++ 1983 में आती है, बर्जेन स्ट्रोटम्स। फिर जावा भाषा किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? सन माइक्रो सिस्टम, यानी 1995 में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सी भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? यानी सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, उसको मशीनी भाषा, जो कि है एक लो लेवल लैंग्वेज है, यानी बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करना है। यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये करते हैं हम कंपाइलर का। 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे, कंपाइलर मिलेगा एक तो, एक असेंबलर मिलेगा, एक इंटरप्रेटर मिलेगा। तीनों से कोई ना कोई प्रश्न छपने के पूरे चांसेस होते हैं। तो सी भाषा को, यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कंपाइलर का प्रयोग होता है, याद रह जाएगा, किसका होता है? कंपाइलर। दूसरा देखो, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ये तो इजी है। देखो असेंबली लैंग्वेज को किस में बदलना है? मशीनी भाषा में। यानी वो तो उच्च स्तरीय भाषा को बदलना था किस में? मशीनी भाषा में, तो कंपाइलर। अब असेंबली को बदलना है तो असेंबलर। ये तो नाम से स्पष्ट है, असेंबली को बदलने वाला तो क्या है? असेंबलर, याद रह जाएगा ना। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? असेंबलर, सेम है। और उच्च स्तरीय भाषा को बदलने वाला कंपाइलर। तो ये तीसरा एक इंटरप्रेटर बच गया, ये क्या है? इंटरप्रेटर का क्या कार्य है? ये भी भाषा में बदलेगा। अब देखो, पूरा कोड एक बार में ट्रांसलेट करना, ये पूरा कोड तो कौन बदलती है? कंपाइलर बदलती है। हार्डवेयर को कंट्रोल करना, स्क्रीन सेव करना, ये तो है नहीं। अब देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? कंपाइलर तो क्या करता है? पूरे कोड को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है ना, ये कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। नहीं, एक लाइन ट्रांसलेट कौन करता है? इंटरप्रेटर। पूरा ट्रांसलेट एक साथ कौन करता है? कंपाइलर। दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को निम्न भाषा में बदलेंगे। कंपाइलर तो क्या बदलेगा? पूरा को एक साथ बदल देगा। और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को बदलेगा, नहीं 1 बाय 1 लाइन को ट्रांसलेट करेगा। और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को बदलेगा।
एक ये भी याद रखो, सॉफ्टवेयर शब्द का पहला प्रयोग गणितज्ञ जॉन डब्ल्यू टूकी ने किया था 1958 में। यानी सॉफ्टवेयर शब्द का पहला प्रयोग गणितज्ञ जॉन डब्ल्यू टूकी ने किया था 1958 में। किसने किया था? 58 में जॉन डब्ल्यू टूकी। आगे चलते हैं। अब देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज वह माध्यम है जिसे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कंप्यूटर केवल मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 को ही समझता है। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज वह माध्यम है जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कंप्यूटर केवल मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 को समझता है, इसलिए अन्य भाषाओं को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसलिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, और वो ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा और पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड 0 और 1 में बदलता है, जिसे कंप्यूटर समझ सके। आप समझ गए होंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, जिसे कंप्यूटर समझ सके। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार कितने होते हैं? 3। पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? पूरा प्रोग्राम एक साथ मशीनी कोड में बदलता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। जैसे कंपाइलर के उदाहरण थे C कंपाइलर और जावा C, और इंटरप्रेटर के उदाहरण है पाइथन। इंटरप्रेटर का उदाहरण क्या है? पाइथन। अब असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। असेंबलर इसके उदाहरण है NASM और मास्म। नास्म और मास्म ये असेंबलर के उदाहरण हैं। नास्म और मास्म तो असेंबलर के उदाहरण हैं, पाइथन इंटरप्रेटर का उदाहरण है, और GCC और जावा C और C कंपाइलर के उदाहरण हैं। याद हो गए, वो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ कॉपी करता है, इंटरप्रेटर 1 बाय 1 ट्रांसलेट करता है, और असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। आगे चलते हैं। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में इम्पोर्टेंट बातें पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? बता सकते हो आप? गेम चलाना, रैम बढ़ाना, हार्ड डिस्क साफ करना। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य है वायरस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में विशेष कार्य करने में मदद करता है। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर विशेष कार्य करने में मदद करता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इसको देखने के लिए हम कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसको देखने के लिए हम कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने में मदद करता है, हमने भी पढ़ा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला डिवाइस ड्राइवर क्या है? हमने पढ़ा है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, हार्डवेयर फेल्योर के लिए, यानी हार्डवेयर काम नहीं कर रहा, उसके लिए उपयोगी टूल क्या है? यानी हार्डवेयर फेल है, यानी उसको काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए उपयोगी टूल क्या है? तो ये तीनों तो है नहीं, ये डायग्नोस्टिक टूल होती है ना, इसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा हार्डवेयर काम नहीं कर रहा या कौन से हार्डवेयर में क्या खराबी है। तो हार्डवेयर फेल्योर के लिए उपयोगी टूल क्या है? डायग्नोस्टिक टूल। क्वेश्चन नंबर 26, फर्मवेयर किसका संयोजन होता है? फर्मवेयर किसका संयोजन होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी फर्मवेयर किसका संयोजन होता है? फर्मवेयर संयोजन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ओनली हार्डवेयर का, ओनली सॉफ्टवेयर का, या रैम और रोम का। तो ये जो फर्मवेयर है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन होता है। किसका होता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े हैं, जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, मैकोस है, एंड्रॉयड है, ये सारे क्या हैं? ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28,
कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य कौन करता है? हमने अभी पढ़ा था ओएस। ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29, बायोस किसका उदाहरण है? बायोस हमने पढ़ा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो कंप्यूटर को चलाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीस्टार्ट करना, स्टार्ट करना, शट डाउन करना, बूटिंग करना। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है बूटिंग। यानी कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस एक्सेल का उपयोग होता है। एमएस एक्सेल का उपयोग किस में करते हैं? टेक्स्ट एडिटिंग में, फ़ोटोज़ एडिट करने में, ईमेल भेजने में नहीं करते। तो ये तीनों तो गलत हैं। और एमएस एक्सेल का यूज़ किस में करते हैं? स्प्रेडशीट बनाने के लिए। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमएस एक्सेल का उपयोग होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए। एमएस एक्सेल का उपयोग होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक तो देखो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में सिंगल यूजर यानी एक ही होता है ऑपरेटिंग करने वाला सिस्टम होता है, और मल्टी यूजर में कई यूजर ऑपरेट कर सकते हैं। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? देखो यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ सर्वर और विंडोज़ 95। तो ये जो विंडोज़ 95 है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ सर्वर ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ सर्वर क्या है? मल्टी यूजर हैं। ये विंडोज़ 95 क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोस किसका उदाहरण है? एमएस डोस भी एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखो विंडोज़ 95 और सिंगल यूजर, विंडोज़ 95 और एमएस डोस दो याद रख लो। एमएस डोस और विंडोज़ 95 ये दोनों क्या हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तीसरा देखो 34 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ एक्सपी ये तीनों, विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ सर्वर। यानी इसमें देखो यूनिक्स भी मल्टी यूज़र है, लिनक्स भी मल्टी यूज़र है, ये जो विंडोज़ सर्वर है ये भी क्या है? मल्टी यूज़र है। ये जो विंडोज़ एक्सपी है यानी विंडोज़ के जितने भी वर्जन होते हैं वो लगभग तो क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ वहाँ 95 था, 10 था, विंडोज़ एक्सपी है, ये सारे क्या हैं? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो एक तो विंडोज़ और एक एमएस डोस, ये विंडोज़ और एमएस डोस दोनों तो क्या हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ सर्वर ये तीनों क्या हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, सोर्स कोड को टारगेट कोड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक तो होता है सोर्स कोड, एक होता है टारगेट कोड। तो सोर्स कोड को टारगेट कोड में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं कंपाइलिंग। बदलने की क्रिया तो कंपाइलिंग कहलाती है, हमें पता ही है। अब देखो सोर्स कोड और टारगेट कोड होता क्या है? सोर्स कोड प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है या इंसानों द्वारा पढ़ा जा सकता है। यानी सोर्स कोड प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है और ये तो इंसानों द्वारा पढ़ा जा सकता है। और टारगेट कोड क्या होता है? मशीनी लैंग्वेज भाषा में होता है। जो मशीनी कोड होता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। यानी सोर्स कोड को तो इंसान समझ सकता है और टारगेट कोड को मशीन या कंप्यूटर समझ सकता है। सोर्स कोड प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है, ये इंसानों द्वारा पढ़ा जा सकता है। टारगेट कोड मशीनी लैंग्वेज भाषा में होता है, मशीन कोड जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, डिबगर का उपयोग किस लिए होता है? इंपॉर्टेंट है। डिबगर का उपयोग किस लिए होता है? कोड में लिखने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, कोड में त्रुटियां ढूंढने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। तो जो डिबगर है उसका उपयोग होता है कोड में त्रुटि यानी गलती ढूंढने के लिए डिबगर का यूज होता है। देखो डिबगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, टूल होता है जिसका उपयोग प्रोग्राम में त्रुटियां यानी बग्स किसको बोलते हैं? त्रुटियों को खोजने और सुधारने के लिए किया जाता है। तो डिबगर का उपयोग प्रोग्राम में त्रुटियां या बग्स को खोजने और सुधारने के लिए किसका यूज होता है? डिबगर का यूज होता है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हमेशा मुफ्त में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्री होता है, यानी मुफ्त में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 38, लिनक्स एक है, ये लिनक्स क्या है? हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स है ना, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक तो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों क्या है, इसको और समझ लेते हैं। देखो, एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक होता है, वह सॉफ्टवेयर होता है जिसके सोर्स कोड को उपयोगकर्ता से छुपाया जाता है और इसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है। इसे बनाने वाली कंपनियां, व्यक्ति इसके मालिक होते हैं और वो लाइसेंस में कौन सा होता है? EULA एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट बनता है। ये तय करता है कि यूज़र सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकता है, शेयर कर सकता है या संशोधित कर सकता है या नहीं कर सकता है। यानी सीधी सी बात में आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को समझने का प्रयास करो। ये वह होता है, यानी इस पे किसी का पूर्ण अधिकार होता है, यानी इसको जो बनाता है उसके पास ही सारे अधिकार होते हैं। वह सोर्स कोड को गुप्त रखता है, यानी हम अगर उसको सॉफ्टवेयर को ख़रीदना चाहें तो हमें वो ख़रीदना पड़ेगा, वो उसमें हमें पैसे देने पड़ेंगे। वो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी इसकी किसी की ये निजी प्रॉपर्टी होती है। उदाहरण देख लो इसके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। क्या हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं? क्या उसको एडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये उनकी खुद की प्रॉपर्टी है एक तरह से। एक होता है एडोब फोटोशॉप, उसको भी हमें ख़रीदना पड़ता है, उसका प्रीमियम लुक लेना पड़ता है। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनमें हम नॉर्मल तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम शानदार तरीके से काम करने के लिए हमें इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, यानी सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। ये तीनों ही क्या हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, यानी ये इसका लाइसेंस किसी के पास है, वह हमें देता है लाइसेंस कि आप इसको देख सकते हो, इसको चला सकते हो, वरना हम इसको नहीं चला सकते। और दूसरा होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर होता है जो जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, कोई भी इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है, बदल भी सकता है और वितरित कर सकता है। यानी ओपन सोर्स सबके लिए ओपन होते हैं, वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, अपाचे हो गया, अपाचे HTTP सर्वर हो गया। लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है और अपाचे HTTP सर्वर हैं। ये तीनों क्या हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। समझ गए होंगे प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स में अंतर। वो सबके लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है। लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, अपाचे, उधर था फोटोशॉप, विंडोज़ वगैरह। ओपन सोर्स में लिनक्स और मोजिला फायरफॉक्स को याद रखना। दोनों समझ आ गए। ओपन सोर्स सबके लिए होता है, फ्री होता है और उसमें पैसे देने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विंडोज़ में सबसे नया वर्जन कौन सा है? ज़्यादातर लोग विंडोज़ और लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर टॉपिक दे रखा है, तो हमें थोड़ा सा विंडोज़ और लिनक्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, विंडोज़ में सबसे नया वर्जन कौन सा है? विंडोज़ में सबसे नया वर्जन है विंडोज़ 11। याद रखना, विंडोज़ 11 कौन सा है? विंडोज़ में सबसे नया वर्जन है। विंडोज़ का पहला वर्जन कब जारी हुआ था? याद रखना 1985 में। विंडोज़ का पहला वर्जन कब आया? 1985 में आया। विंडोज़ किस कंपनी ने विकसित की थी? विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। विंडोज़ को किस कंपनी ने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज़ का पहला वर्जन कब आया? 1985 में। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का यूज़ होता है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी विंडोज़ में किसका यूज़ होता है? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये GUI ने इसको आसानी से चलाने के लिए बना दिया है। GUI में क्या होता है? इसमें हमें कमांड को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। उससे संबंधित आइकन पर हम जब माउस को ले जाते हैं तो वहाँ अपन को सब कुछ समझ में आ जाता है, यानी इस प्रकार कंप्यूटर पर कार्य करना सरल हो गया है। तो विंडोज़ का पहला वर्जन आया 1985 में, टॉप वर्जन है विंडोज़ 11। और विंडोज़ को किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। इस विंडोज़ 11 को 2021 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 2021 में। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, विंडोज़ में कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट का उपयोग होता है। एक की होती है तीन, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट, तीनों का एक साथ हम जब आते हैं तो विंडोज़ में क्या होता है? कंप्यूटर बंद करने में यूज़ होता है, टास्क मैनेजर खोलने में होता है, स्क्रीन लॉक करने में होता है, या कमांड प्रमोट खोलने में होता है। तो विंडोज़ की जब बात करते हैं उसमें कंट्रोल अलर्ट प्लस डिलीट का उपयोग होता है टास्क मैनेजर खोलने के लिए। टास्क मैनेजर खोलने के लिए विंडोज़ में कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विंडोज़ में फाइल और फोल्डर कहाँ से एक्सेस किए जाते हैं? विंडोज़ में फाइल और फोल्डर है ना, विंडोज़ एक्सप्लोरर से एक्सेस किए जाते हैं। विंडोज़ नाम भी आ रहा है। विंडोज़ में फाइल और फोल्डर कहाँ से एक्सेस किए जाते हैं? विंडोज़ एक्सप्लोरर से विकसित किए जाते हैं या एक्सेस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विंडोज़ में कौन सा फाइल सिस्टम होता है? विंडोज़ में देखो FAT32, NFTFS, XFAT, उपरोक्त सभी, ये प्रश्न पहले पूछा गया है। तो विंडोज़ में कौन सा फाइल सिस्टम होता है? उपरोक्त सभी, FAT32, NTFS और XFAT, ये तीनों ही क्या हैं? विंडोज़ के फाइल सिस्टम हैं। यानी उपरोक्त सभी, विंडोज़ में कौन सा फाइल सिस्टम होता है? FAT32, NTFS, XFAT, उपरोक्त सभी। अब देखो लिनक्स का डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम क्या होता है? अब लिनक्स है दूसरा, उसका फाइल सिस्टम क्या होता है? देखो NTFS, फैट और ये XFAT, ये तीनों तो क्या हैं? ये तीनों तो विंडोज़ के हैं। तो ये EXT4 ये क्या है? ये लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है। दोनों को याद रख लेना। EXT4 तो क्या है? लिनक्स का है। और FAT32, NTFS और XFAT, ये तीनों क्या हैं? ये विंडोज़ के फाइल सिस्टम होता है। यानी विंडोज़ का फाइल सिस्टम होता है FAT32, NTFS और XFAT, और लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है EXT4। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स को किसने बनाया था? लिनक्स को लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था 1991 में। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स को किसने बनाया? लिनक्स को बनाया था लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में। क्वेश्चन नंबर 44, लिनक्स में फाइल डिलीट करने की कमांड क्या है? लिनक्स की बात करें जैसे इरेज, डिलीट, DL, RM, तो लिनक्स में जब, और तो देखो ये इरेज, डिलीट, DEL, इनसे फाइल डिलीट होती है। लेकिन जब लिनक्स की बात करते हैं उसमें फाइल डिलीट करने की कमांड कौन सी है? उसमें है RM। यानी उसमें कौन सी है? उसमें है RM। लिनक्स में फाइल डिलीट करने की कमांड है RM। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है? यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, यानी खतरा कम है, तो वह है लिनक्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को वायरस से सुरक्षित माना जाता है, यानी वायरस का उसमें कम खतरा है, तो लिनक्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक तरह से हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। इन्हीं से बचाने के लिए ही एंटीवायरस का यूज होता है। तो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? मालवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो थोड़ा सा, मालवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, डेटा चुराने या सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। मालवेयर क्या करते हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने या सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है, मालवेयर होता है। और यह है ख़राब या हानिकारक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, यानी इससे कोई डेटा चुरा लिया जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब इसके होते कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार देखो वायरस। हम बोलते हैं ना हमारे मोबाइल में वायरस आ गया, तो खुद को दूसरे फाइलों में कॉपी कर फैलाता है। वायरस क्या करता है? खुद को दूसरे फाइलों में कॉपी कर फैलाता है। एक होता है वॉर्म। वॉर्म क्या करता है? नेटवर्क के जरिए खुद को फैलाता है। वायरस तो क्या करता है? खुद को दूसरे फाइलों में कॉपी कर लेता है और फिर फैलाता है। वॉर्म क्या करता है? नेटवर्क के जरिए खुद को फैलाता है। एक होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? उपयोगकर्ता को धोखा देकर हानिकारक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। यानी कई बार हमारे मोबाइल में ऐसे ही ऊपर आते हैं, उसको क्लिक करते ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। वो क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स होता है।
एक होता है स्पाईवेयर। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, स्पाईवेयर क्या होते हैं। स्पाईवेयर यूजर की गतिविधि पर नज़र रखता है। ये किसी में इंस्टॉल हो जाए तो वो यूजर देखता है कि ये क्या कर रहा है। उसमें हम देखते हैं आजकल किसी का व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं, किसी का वो, ये देखने का कार्य करता है, ये स्पाईवेयर होते हैं, यानी यूजर की गतिविधि पर नज़र रखते हैं। एक होता है रैनसमवेयर। ये क्या होते हैं, डेटा को लॉक कर फिरौती मांगता है। ये डेटा को लॉक करके फिरौती मांगता है, रैनसमवेयर होता है। एक होता है एडवेयर। एडवेयर क्या है, अनचाहे विज्ञापन दिखाता है, बार बार विज्ञापन आते हैं, वो होते हैं एडवेयर। ऐड आते हैं यानी एडवेयर। समझ गए हैं, मालवेयर यानी खतरनाक होते हैं ये। पहला देखो, वायरस क्या करता है, खुद को दूसरी फाइलों में कॉपी कर फैलाता है। वर्म क्या करता है, नेटवर्क के जरिए खुद को फैलाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, उपयोगकर्ता को धोखा देकर हानिकारक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लेता है। स्पाईवेयर क्या करते हैं, यूजर की गतिविधि पर नज़र रखते हैं। रैनसमवेयर क्या करते हैं, डेटा को लॉक कर फिरौती मांगता है। और एडवेयर क्या है, अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लिनक्स आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यानी लिनक्स आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। हम मोबाइल में बोलते हैं ना, हमारा फ़ोन तो एंड्रॉयड फ़ोन है। ये जो एंड्रॉयड है ये लिनक्स आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक फ़ोन आते हैं कि ये विंडोज़ फ़ोन है, वो विंडोज़ फ़ोन भी आए थे ना एक बार, वो होते हैं विंडोज़ आधारित फ़ोन। लेकिन लिनक्स आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स में मुख्य रूप से क्या होता है, GUI होता है। GUI है ना, ये होता है विंडोज़ में। और लिनक्स में होता है कर्नेल। ये जो कर्नेल है इसको याद रखना, लिनक्स में मुख्य रूप से क्या होता है, कर्नेल होता है या कर्नल होता है। लिनक्स आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, एंड्रॉयड था। और लिनक्स में मुख्य रूप से क्या होता है, कर्नेल होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये GUI तो होता है विंडोज़ में, किस में होता है, ये विंडोज़ में होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिज़ाइन और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिज़ाइन और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो ये है मैकिन्टोश यानी मैकोस। ये मैक ओस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिज़ाइन और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हम कहते हैं हमने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर ली है, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज हमने कंप्यूटर के सबसे हार्ड टॉपिक सॉफ्टवेयर के बारे में और हार्डवेयर के बारे में विचार किया। हमने 50 क्वेश्चन के माध्यम से इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने का प्रयास किया और अच्छे से समझने का प्रयास किया है। एक बार में ना सही, लेकिन एक या दो बार आप देखोगे तो आपको ये सारे प्रश्न अपने आप ही याद हो जाएंगे। उसके बाद हम यूट्यूब या उसमें अपने टेलीग्राम पे इसका एक प्रश्न सेट डालेंगे, उसमें आप अपना प्रश्न लगाओगे ना तो बिल्कुल ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहली क्लास अच्छी रही होगी। आई होप आज की क्लास भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनपुट और आउटपुट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।